सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिल गई है। करीब 3 हफ्तों से असम पुलिस की कार्रवाई से बचते फिर रहे खेड़ा को अब अग्रिम जमानत दे दी गई। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला पहली नजर में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से प्रेरित लगता है, यानी ये पूरी तरीके से राजनीतिक लगता है। अदालत ने साफ टिप्पणी की, ऐसे मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जरूरी होती है और हर केस में हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी नहीं होती। कोर्ट ने कहा, आरोप और प्रत्यारोप चुनावी माहौल से जुड़े लगते हैं और यह मामला कस्टडी की मांग को सही नहीं ठहराता। लेकिन इस पूरे मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी वो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुई पवन खेड़ा के लिए। दूसरी ओर सीएम शर्मा की लाइनें उन्हीं के लिए मुसीबत बन गई, जिसमें उन्होंने खेड़ा, पेड़ा और बाकी के शब्दों का इस्तेमाल किया था। सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मेरे मुवक्किल को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत आशंका है, वो बार बार कह रहे हैं कि पेड़ा बनाऊंगा, पेलूंगा। अंबेडकर को पता चले कि एक संवैधानिक पदाधिकारी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो वो अपनी कब्र में करवटें बदल लेंगे। सिंघवी ने आगे जोर देकर कहा कि हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने दलील दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए दस्तावेज पहले से ही संबंधित एजेंसियों के पास मौजूद हैं। ऐसे में गिरफ्तारी या कस्टडी का औचित्य नहीं बनता। सिंघवी ने यह भी कहा कि ये सारे आरोप राजनीतिक बयानबाजी के दौरान लगाए गए थे, इसलिए इसे आपराधिक कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जा सकता। वहीं असम सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए दस्तावेज फर्जी हो सकते हैं और यह जांच जरूरी है कि ये कहां से आए और किसने तैयार किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह मामला चुनावी माहौल और राजनीतिक टकराव से जुड़ा है। अदालत ने यह भी नोट किया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद इस मामले पर सार्वजनिक बयान दिए हैं, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि विवाद राजनीतिक हो चुका है। इसी आधार पर कोर्ट ने कहा, ऐसी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। पवन खेड़ा बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जा सकेंगे, उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा और किसी भी तरह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत का मतलब केस खत्म होना नहीं है और इस मामले में आपराधिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इस पूरे प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में हमने पूर्ण रूपेण आस्था दिखाई, विश्वास दिखाया और हमें पूरी आशा और विश्वास था कि न्याय और सच्चाई की जीत होगी। ये हमको जो सबसे महत्वपूर्ण कानूनी, संवैधानिक, गणतांत्रिक सिद्धांत याद दिलाता है वो एक है कि जब कोई मानहानि का आरोप हो, और अभी हम आरोप के क्षेत्र में हैं, तो आपको एक प्रश्न सबसे पहले पूछना चाहिए, क्या गिरफ्तारी के बिना तहकीकात नहीं हो सकती? अगर गिरफ्तारी के बिना तहकीकात असंभव है तो वो बहुत 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 रेयर केसेस में आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन जिसको हम त्रिकोण वाला टेस्ट कहते हैं, ट्रिपल टेस्ट कहते हैं, भगोड़ा होने का कोई सवाल नहीं है, जाना माना व्यक्ति है, समाज में, घर में, राजनीति में उसकी जान में उसकी एक पहचान है, वो अंडरटेकिंग दे सकता है कि वो हर हफ्ते इस बार आएगा तहकीकात के लिए, जवाब देने के लिए, पूछताछ के लिए। आजकल विदेश भागने का सवाल नहीं उठता क्योंकि पासपोर्ट अवेलेबल होता है जब्त होने के लिए। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है, इसमें सब कुछ पारदर्शी रूप से सामने रखा गया है। कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है जिनसे भय हो सकता है कि जिनसे कोई इंटरफेयर किया जाए। तो ऐसे संदर्भ में प्रश्न उठता है, क्या उद्देश्य है गिरफ्तारी के भय से 75 लोगों को निजामुद्दीन भेज देना या 60 लोगों को निजामुद्दीन भेज देना, जैसे कोई आतंकवादी खड़ा है वहां पर? उसका उद्देश्य एक ही हो सकता है कि आप किसी को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, किसी को बेशर्मी से हैरेस करना चाहते हैं, और ये कानून संतुलित रूप से अनुमति नहीं देता है, क्योंकि आपकी तहकीकात और गिरफ्तार के बीच में एक संतुलित इक्वेशन होना चाहिए। एक और व्यापक मुद्दा है, और मैं विनम्रता से कहूँगा, मैं कोई भी नहीं हूँ वैसे सुझाव देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री
वापस बन सकते हैं 4 तारीख को, वापस नहीं बने वो मुद्दा है ही नहीं। चाहे जीते वो हारे, उनको ये सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि जो 3 पन्नों में उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 22 में कोट किया है उनको, माननीय मुख्यमंत्री को, और कई चीजें कोट नहीं की हैं जो मेरी याचिका में है, जो न मैं बोल सकता हूं न कोट कर सकती है उच्चतम न्यायालय। तो मैं एक बड़ा विनम्रता से प्रश्न पूछूंगा कि क्या ये शोभा देता है किसी शपथ ग्रहण संवैधानिक पदासीन व्यक्ति को? और ये चुनाव की बात नहीं है, आप जीतें कल, आप हारें कल। ये बात है कि क्या फर्क है आपके बीच में, हमारे बीच में, हमारे गौरवशाली गणतंत्र के बीच में और हमारे पड़ोसियों के गणतंत्र के बीच में, जहां ये सब चीजें होती हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर वो हमारे सुझाव से नहीं, स्वतः इस बात पर पुनर्विचार करें और कम से कम गंभीर रूप से खेद प्रकट करें, मैं माफी की बात नहीं करता, तो वो खुद अपने आप को ऊंचा लेंगे। हमको कोई उससे खास सरोकार नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार के धमकियां, इस प्रकार के संदर्भ और इडियम्स का इस्तेमाल किया गया है जो शर्मनाक हैं और किसी भी गणतंत्र में, किसी भी चुनाव अभियान में उनकी जगह नहीं है। अंत में मैं 2-3 पहलू और बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक पहलू रोचक है, महत्वपूर्ण है। हमारी न्यायिक पूरे सिस्टम में जो सबसे निचला होता है, मैजिस्ट्रेट होता है। तो शायद आपको पता नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 तारीख वाली के 2 दिन बाद 7 तारीख को सरकार ने, प्रदेश ने अपने पूरे जबरदस्त फोर्स के साथ एक NBW जिसको कहते हैं नॉन बेलेबल वारंट की याचिका डाली, जो एक प्रकार से अरेस्ट की याचिका होती है। उसको बहुत व्यापक रूप से सुना, 5-7 पन्नों के कारणों के साथ उसको खारिज किया और उस न्यूनतम श्रेणी के जज ने कहा कि गिरफ्तारी की मांग इन सब तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए लगती है कि फैंसीफुल है, स्पेकुलेटिव है, अनसब्सटेंशिएटेड है, यानी उसमें कोई मजबूती नहीं है, वो एक दिमाग की सोच है, उसमें सत्य या तथ्य नहीं है। 1-2 और पहलू जिस निर्णय के विरुद्ध हम उच्चतम न्यायालय में आए, जो उच्चतम न्यायालय ने आज निर्णित किया है, उसमें कई पैराज हैं जिसमें कि ऐसे प्रावधानों का जिक्र है जो न कंप्लेनेंट ने, न याचक ने, न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, न FIR ने, कंप्लेंट ने कहा है। एक उदाहरण है अनुच्छेद 339 का। आरोप नहीं लगा है, लेकिन उच्च न्यायालय में उसका जिक्र आ गया है। इसकी बात उच्चतम न्यायालय ने की है। दूसरी बात जो उच्चतम न्यायालय ने की है, वो कहा है कि हम भूल जाते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल यानी अरेस्ट की पहली वाली बेल में वो मूल सिद्धांत जो है हमारे कानून का सैकड़ों वर्षों से, कि आपको जब तक आप साबित नहीं होते दोषी, आपको दोषी नहीं मान सकते, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, वही एक मूल सिद्धांत है जिसके आधार पर एंटिसिपेटरी बेल आधारित है। उसको नहीं भूला जा सकता। तीसरा पहलू कि हर प्रकार के प्रावधानों को डाल दिया गया, इसको मानहानि से एक अलग केस बनाने के लिए 9 प्रावधानों का इस्तेमाल किया और 9 के 9 हमने सिद्ध किया बेलेबल हैं। एक शेड्यूल होता है कानून में जिसमें लिखा आता है बेलेबल। बेलेबल का मतलब होता है कि इतना निचले दर्जे का उसमें पनिशमेंट है कि आप ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं कोर्ट कचहरी में। पुलिस भी बेल देने का अधिकार क्षेत्र रखती है। यद्यपि हमें कोई आशा और विश्वास नहीं है कि असम पुलिस के बारे में जो कहा गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उसके बाद असम पुलिस कभी सोचेगी भी अपने आप बेल देने की।